हेलो। क्या हाल चाल है सब लोगों के। तो देखिए, सबसे पहली बात तो टेंशन नहीं लेने का, घबराने का नहीं है। अकाउंटिंग हो, इंडस्ट्रियल रिलेशन हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, इससे आपको डर लग रहा है तो एक बात ध्यान रखिए, ऐसा नहीं है कि पेपर देते ही आपको जो है किसी कंपनी का अकाउंटेंट बना दिया जाएगा या फिर इंडस्ट्रियल रिलेशन का आपको लेक्चरर बना दिया जाएगा। आपको उतना ही पढ़ना है, उतना ही समझ में आना है जिससे आप एग्जाम में नंबर ला सको। आपको अकाउंटेंट नहीं बनना है, आपको एक एग्जाम क्लियर करना है, इस बात को ध्यान में रखिए। बहुत सारा पढ़ के और बहुत सारा चीजें इकट्ठा करके भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ज्यादा ज्ञान भी कभी कभी नुकसानदायक हो जाता है, फिर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं, सिंपल क्वेश्चन होते हैं, उनका आंसर नहीं दे पाते और वहीं पे गेम करते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम्स। आप देखेंगे पुराना पेपर, पिछले लेक्चर में मैंने कुछ क्वेश्चंस बताए थे, तो क्वेश्चंस बहुत बेसिक हैं, ठीक है। बहुत बेसिक क्वेश्चंस है। वो आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि ये डेबिट होगा, क्रेडिट होगा, ये क्या होगा, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, डेफर्ड अकाउंट, जॉइंट वेंचर, ये चीज है तो ये कहाँ जाएगी, ये एंट्री किस अकाउंट में होगी, ठीक है। एक दो उसने मैथ्स के क्वेश्चन पूछे हैं, तो 2 से 3 क्वेश्चन बीकॉम के हैं, 2 से 3 क्वेश्चन टफ भी हैं, ठीक है, बहुत टफ है। अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट को बिठा दो, खुद टीचर को बिठा दो जो अकाउंटिंग सालों से पढ़ा रहा है, उसको भी दिक्कत आ जाएगी, तभी तो वो यूपीएससी है। यही तो मैं आपसे कहता हूँ कि आपको टेंशन लेने की, डरने की जरूरत नहीं है। 1 से 2 क्वेश्चन आपके, आप कुछ भी कर लो, अकाउंटिंग में, इंडस्ट्रियल रिलेशन में, हिस्ट्री में, जो इस तरह की चीजें हैं, करंट अफेयर्स में, ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन जाएंगे, उनका आप कुछ नहीं कर सकते, कितना ही पढ़ लो कुछ नहीं कर सकते, और आपको पूरे नंबर लाने भी नहीं है। इसलिए बेसिक्स पे रहिए, समझदारी पे रहिए, उतना रहिए जिससे आप क्वेश्चन कर पाए। किसी एक सब्जेक्ट की टेंशन लेके भी काम नहीं होने वाला और किसी एक सब्जेक्ट को छोड़ के भी काम नहीं होने वाला। ये बिल्कुल भी दिमाग में मत लाना कि मैं किसी सब्जेक्ट को छोड़ सकता हूँ। इसीलिए मैंने स्ट्रेटजी सबसे पहले जो वीडियो बनाए थे उनमें यही डिस्कस किया था कि बिल्कुल भी दिमाग में ना लाएं, ठीक है। और जो बेसिक टर्म्स है, करंट असेट किसे कहते हैं, रेवेन्यू और गेन में क्या फर्क है, लॉस और एक्सपेंडिचर में क्या फर्क है, एक्सपेंस एक्सपेंडिचर में क्या फर्क है, कब क्या होता है, कौन सा अकाउंट क्या है, जो बेसिक टर्म्स है उसके लिए आप सेकंड लेक्चर देखिए। लेकिन टेंशन मत लीजिए, जो भी है, जितना भी है, अगर कोई उसमें अच्छा है, किसी का कॉमर्स बैकग्राउंड है, तो वो 13 में से 11 नंबर ले आएगा। आपका नहीं है, आप 10 ले आएंगे, 9 ले आएंगे, 8 ले आएंगे, इससे ज्यादा फर्क नहीं आएगा। वो 2 से 3 नंबर का गैप आप कहीं और बराबर कर लेंगे। लेकिन अगर आप पहले से हार गए, आप टेंशन लेने लग गए, मैंने कल भी कहा था, अपने बैकग्राउंड को दोष देना छोड़िए, अपनी पिछले जीवन को दोष देना छोड़ दीजिए। 2 घंटे आपको मिलेंगे प्रूफ करने के लिए। कोई कहीं प्रूफ कर सकता है तो कोई कहीं प्रूफ कर सकता है, इसलिए टेंशन मत लीजिए, पढ़िए। और जहां तक बुक्स की बात है, तो मैंने हमेशा कहा 11-12 जो अकाउंटिंग की एनसीईआरटीज हैं, ठीक है, वो आप पढ़ लीजिए। उसमें फिर ये नहीं कि ये पढ़ूं या वो पढ़ूं, इंपॉर्टेंट लगा दीजिए। मैंने पहले भी कहा है कि ये 10-12 नहीं है, यूपीएससी का पेपर है, जितना पढ़ो उतना कम है। तो या तो वो आपको पूरी पढ़नी है, फिर टीएस ग्रेवाल की डबल एंट्री बुक कीपिंग, दोनों ही मेथड से जो आपको इजीली अवेलेबल हो, आपका 11-12 तक का कवर होगा। इसके बाद बीकॉम की बात आती है, तो एक मोंगा करके बुक है, ठीक है, उससे बाकी कवर होगा। वहां से आप फिर पूरे क्वेश्चन 13 अटेम्प्ट करने के लिए मतलब लायक हो जाओगे, ठीक है। तो अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है तो बेसिक्स पे रहिए, उतना समझिए जितना आपको समझ में आ रहा है, तब भी आप आंसर दे पाएंगे। लेकिन अगर आप पहले से हताश हो गए, पहले से निराश हो गए, तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखिए। और ये तो गलती से मत सोचना कि मैं एक सब्जेक्ट छोड़ सकता हूँ या उसकी कम तैयारी कर सकता हूँ। तैयारी आपको सबकी पूरी करनी है और पूरे हथियार लेके ही पेपर में उतरना है, ठीक है। तो हम आगे बात करते हैं सब्जेक्ट की। तो हमने बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट की बात की थी पिछले लेक्चर में। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या सिस्टम्स होते हैं, क्या क्या अकाउंट्स के टाइप होते हैं, कौन कौन सी बुक्स होती हैं जिनमें हमको एंट्री करनी होती है, ठीक है। तो देखिए, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग क्या है, लेखांकन प्रणाली क्या क्या है। तो देखिए, एक तो सिंगल एंट्री और एक डबल एंट्री, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है क्योंकि सिंगल एंट्री आज कहीं चलती नहीं है, ठीक है। क्योंकि सिंगल एंट्री बहुत ही छोटी कोई बिजनेस है, जैसे कोई सिंपल चाय की दुकान है, कोई बहुत छोटा सा कुछ है, तो वो इतना में दूध लाया, इतना मैंने पैसे दिए, फिर इतनी चाय बिक गई, ठीक है, एक एक एंट्री वो कर रहा है। डबल एंट्री सिस्टम क्या है, जो ड्यूअल एस्पेक्ट पे, हमारे द्विपक्षीय पे निर्भर है, द्विपक्षीय संकल्पना की। कोई भी एंट्री जो है वो 2 अकाउंट को छेड़ेगी, ठीक है। 2 अकाउंट को छेड़े बिना कोई भी एंट्री नहीं रहेगी। वो एक भी एंट्री जो है वो 2 अकाउंट में जानी चाहिए, इसी को डबल एंट्री कहते हैं और यही आज चलता है सब जगह, ठीक है। सिंगल एंट्री के नुकसान क्या है, फायदे क्या है कि एकदम चलो ठीक है आपने कर लिया, छोटा है आप कर पाए। लेकिन नुकसान क्या है, आप बैंक में जाते हो लोन लेने, वो आपसे कहता है आपकी बैलेंस शीट दिखाओ, ठीक है, आपका पिछले साल का टर्नओवर दिखाओ,
चीजें दिखाओ, ITR फाइल किया है, कुछ नहीं कर सकते आप सिंगल एंट्री से, ना ITR फाइल कर सकते हो, ना बैलेंस शीट बना सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। तो फिर उसका मतलब क्या, ना वो आपको लोन दिलवा सकती है, ना वो आपके लिए कुछ कर सकती है। सिंगल एंट्री में आप एक सिंगल लिख रहे हो, इतने की चाय पत्ती, इतने का दूध, इतने की चाय बिकी, इतने का ये हुआ, उससे आज की दुनिया में कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। इसलिए सिंगल एंट्री का दोबारा नाम भी नहीं आएगा। सारा जो चलता है वो डबल एंट्री पे चलता है। और डबल एंट्री जो हमने डुअल एस्पेक्ट में बात करी थी कि हर एक चीज दो अकाउंट को छेड़ेगी। जैसे आपने 5 लाख रुपए लेके बिजनेस भी शुरू किया, तो ये एक तो आपका कैपिटल बढ़ा देगा, ठीक है, आपकी कैपिटल बढ़ गई। कैपिटल भी लायबिलिटी है बिजनेस में, जैसे मैंने आपको बताया था, जो हमारे फर्स्ट कंसेप्ट था बिजनेस एंटिटी, बिजनेस अलग होता है और आदमी अलग होता है, तो कैपिटल भी लायबिलिटी है ओनर की। लेकिन एक तो कैपिटल अकाउंट उससे हस्तक्षेप हो गया उसमें, और दूसरा कौन सा होगा, कैश अकाउंट, ठीक है। कैश में आपके 5 लाख रुपए बढ़ गए। तो हर एक चीज आपके दो अकाउंट में डिफरेंस करेगी ही करेगी। इसी को हम डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि बेसिस कौन से हैं, किन किन आधार पर अकाउंटिंग की जाती है। तो दो तरीके से की जा सकती है, एक है कैश और एक है एक्रूअल या उपार्जन आधारित, ठीक है। तो कैश यानी नकद, नकद मीन्स जो हमने बात की थी कि जब आपको पैसा प्राप्त होता है तब आप कर सकते हो, या फिर जो उसका अकाउंटिंग पीरियड है, या फिर रेवेन्यू रिकॉग्निशन जो हमने पढ़ा था, ठीक है, आगम का रियलाइजेशन। तो उस हिसाब से कि जब मुझे लीगल राइट प्राप्त हो जाते हैं, मैंने वस्तु बेच दी, ठीक है, और उसने पैसा मुझे दिया या नहीं दिया, मैं उसको आज ही लिखूंगा। एक तो तरीका ये है जो हमने संकल्पना में पढ़ा, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट में। दूसरा क्या है, जब वो कैश मिले तब आप कर सकते हो। तो तरीके दोनों कर सकते हो, लेकिन कैश में दिक्कत क्या है कि अगर अप्रैल का रेंट आपको मार्च में ही मिल गया तो आप मार्च में लिख दोगे उसको, ठीक है, अकाउंटिंग पीरियड आपका फिक्स नहीं हो पाएगा। मार्च का रेंट आपने अप्रैल में पे किया तो आप उसको अप्रैल में लिखोगे। कोई क्रेडिट उसने आपको पहले दे दिया उधारी या बाद में दे दी, तो आपका पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाएगा, आप अकाउंटिंग पीरियड को संभाल नहीं पाओगे। इसीलिए हमारी संकल्पना थी, इसीलिए हमारा कंसेप्ट था रेवेन्यू रिकॉग्निशन, और उसके बाद में मैचिंग कंसेप्ट मिलान संकल्पना, कि आपको रेवेन्यू और आपके एक्सपेंडिचर दोनों ही इस तरीके से लिखने हैं एक अकाउंटिंग पीरियड के हिसाब से, भले ही उनका कैश पेमेंट आपके पास बाद में आए या पहले आए। तो इन दोनों में से भी जो चलता है वो क्या है, एक्रूअल बेसिस, उपार्जन बेसिस, रेवेन्यू रिकॉग्निशन या मैचिंग कंसेप्ट से जो आता है कि अभी मेरी वस्तु बिक गई है, भले क्रेडिट पे है तो मैं उसको आज लिख दूंगा, ठीक है, भले ही मैं नोट लगा दूंगा कहीं पे कि पैसा इसका नहीं है, जब आ जाएगा तो मैं उसको काट दूंगा, लेकिन एंट्री उसकी आज ही होगी, भले क्रेडिट हो, ठीक है। और उसी तरीके से कोई पैसा मुझे आना है तो पैसा जाना है, ठीक है, मैंने नहीं पे किया, मार्च का रेंट मैंने अप्रैल में किया, पर मैं उसको मार्च में ही लिखूंगा, ठीक है। तो इसी पे आधारित होता है। इसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है, लेखांकन मानक, जिससे आपको क्वेश्चन पूछा गया था, IFRS की फुल फॉर्म पूछी गई थी प्रीवियस पेपर में, ठीक है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या लेखांकन मानक क्या होते हैं, कि कौन से मानक हैं जिनके आधार पे आप बनाओगे। तो पिछले लेक्चर में उन्होंने बात की थी कि यहाँ पे जो इंडिया में जो डिसाइड करता है वो ICAI करता है, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, वो डिसाइड करता है। एक पॉलिसीज है, बेसिकली एक सेटअप है कि आपको कैसे अकाउंटिंग करनी है, ठीक है। तो उसकी जरूरत क्या है, उसकी जरूरत वही है कंपेरेबिलिटी सबसे पहली, ठीक है, कि आप कंपेयर कर सको इंटर टर्म या इंट्रा फर्म, जैसे भी आप करना चाहो, आप अपनी ही कंपनी के दूसरे पीरियड से आप करना चाहो या किसी और कंपनी से करना चाहो, कंपैरिजन आप कर पाओ, ठीक है। जो इंफॉर्मेशन चाहिए सामने वाले को, चाहे वो यूजर हो, चाहे वो गवर्नमेंट अथॉरिटी हो, चाहे कोई भी हो, उसको वो इंफॉर्मेशन मिले। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं फिक्स हैं। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ओनली इंडिया के लिए नहीं, बाहर से भी अगर हम इंडियन कंपनी को किसी बाहर की कंपनी से भी कंपेयर करना चाहते हैं तो वो भी हो पाए, ठीक है। उसके लिए है IFRS, जिसकी फुल फॉर्म पूछती है। IFRS मींस इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम। इसका मतलब क्या है कि IFRS लगभग हर देश मानता है। क्यों मानता है, क्योंकि उसमें हर देश के लिए एक फिक्स स्टैंडर्ड है, मीन्स सबके लिए एक ही है कि आप ऐसा ऐसा रिपोर्टिंग करो, ऐसा ऐसा रिकॉर्डिंग करो, ऐसी ऐसी अकाउंटिंग करो। उससे क्या होगा कि सबका सेम रहेगा, ठीक है, और जब सबका सेम रहेगा तो सब कंपैरिजन कर पाएंगे, ठीक है। तो उसका सबसे बड़ा लाभ यही है कि आप कंपैरिजन कर सकते हो, ठीक है। दूसरा क्या है, ग्लोबलाइजेशन को उससे फायदा होगा, ठीक है, मतलब इधर की कंपनी उधर भी बिजनेस करना चाहे, उधर की इधर करना चाहे, ग्लोबलाइजेशन में फायदा होगा, ग्लोबल हार्मोनी बनेगी, ठीक है, सामंजस्य बनेगा, डील मतलब हम एक दूसरे से व्यापार कर सकते हैं, एक दूसरे से चीजें कर सकते हैं। जैसे अभी कल ही परसों ही जो
फेसबुक है उसने 9% हिस्सेदारी खरीदी है, 9.9% रिलायंस जियो में। तो ये क्यों है? क्योंकि ग्लोबल हार्मोनी है, सब IFRS के हिसाब से चल रहे हैं, सब जो वो कह रहा है वो मान रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी क्योंकि हर देश की चीजें अलग अलग हैं, ठीक है, हर देश के अपने टैक्स हैं, हर देश की अपनी चीजें हैं, उस हिसाब से देश भी कुछ चेंज करता है। तो IFRS को इंडिया में जो फॉलो किया है वो IND-AS यानी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के रूप में पालन किया है, ठीक है। IND-AS या फिर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो IFRS ही है, लेकिन बस उसकी जगह वो कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री बताएगी आपको कैसे कैसे करना है, जो कंपनीज एक्ट 2013 में बताया हुआ है, ठीक है। उस हिसाब से ICAI जो है फॉलो करवाता है। बात एक ही, लेकिन बस उसको इंडिया का नाम दे दिया जिससे अपना भी कुछ रह जाए और अपने जो स्पेशल चीजें हैं वो उसमें काउंट हो जाए, ठीक है। IFRS भी रहे और अपना भी कुछ स्पेशल है, जैसे GST लॉन्च हुआ तो इंडिया में ही तो हुआ, ठीक है, सब जगह थोड़ी हुआ, तो उस हिसाब से भी देश का कुछ फर्क पड़े। अब ये लागू कहाँ कहाँ होते हैं? ये सब जगह लागू होंगे, चाहे सोल प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, ठीक है, सोसाइटीज हो, ट्रस्ट हो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF, एसोसिएशन, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी, सब जगह ये लागू होते हैं, ठीक है। तो ये तो हमने बात की अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की। अब हम बात करते हैं कि अकाउंट्स को हम कितने भागों में बांट सकते हैं। मोटा मोटा हम अकाउंट्स को बांट सकते हैं 5 भागों में। एक है असेट, ठीक है, एक है कैपिटल, एक है लायबिलिटी, और उसके बाद में चाहे आपका रेवेन्यू है या गेन, उसको एक में आप ले सकते हो जिससे आपको फायदा है। एक है एक्सपेंडिचर या लॉस, किसी भी तरह से आपकी जेब से पैसा जा रहा है वो एक अकाउंट है। किसी भी तरह से आपकी जेब में पैसा आ रहा है, अगर आप ओनर हो, वो एक अकाउंट है। और असेट, लायबिलिटी और कैपिटल, इनको अगर हम बांटते हैं परमानेंट और टेम्परेरी में, तो परमानेंट और टेम्परेरी का मतलब ये है कि एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड आप जिसको खत्म कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो, वो तो है टेम्परेरी, और जिसको आप नहीं कर सकते वो है परमानेंट। तो जो हमारी बैलेंस शीट है उसमें 3 चीजें रहती हैं, असेट, लायबिलिटी और कैपिटल, और एक किस हिसाब से रहती है जो मैंने आपको बताया था, अकाउंटिंग इक्वेशन जिसको हम कहते हैं असेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। यानी आपके पास जितनी भी संपत्तियां हैं वो आपकी लायबिलिटीज, यानी जो भी आपसे पैसा मांग रहे हैं, प्लस कैपिटल। कैपिटल भी एक लायबिलिटी है ओनर की खुद की। तो असेट यानी संपत्ति और लायबिलिटी प्लस कैपिटल यानी आपकी देयता, ठीक है। तो आपकी जो संपत्तियां हैं वो आपकी देयता के बराबर होनी चाहिए, किसी भी तरीके से ये इक्वेशन फॉलो होनी ही चाहिए, ठीक है। और ये फॉलो कैसे होती है? अगर आपको प्रॉफिट हुआ तो वो आपकी कैपिटल को बढ़ा देता है, आपकी असेट्स को बढ़ा देता है, ठीक है। अगर आपका जो लॉस होता है तो आपकी असेट्स को कम कर देता है। जैसे हमने कंजर्वेटिज्म जो प्रिंसिपल था रूढ़िवादिता का, उसमें हमने बात की थी कि अगर आपको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ जो आपने सोचा था और लॉस हो गया, ठीक है, तो वो आप उस प्रॉफिट के बेस पे जो डिविडेंड देंगे वो आपकी असेट में से चला जाएगा, आपकी कैपिटल कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए जो कैपिटल है वो भी एक लायबिलिटी है, और इसीलिए असेट बराबर होना चाहिए लायबिलिटी प्लस कैपिटल के। और बैलेंस शीट में हम यही 3 चीजें दिखाएंगे और हम इसको बराबर करके ही एंड करेंगे। तो कौन से वो 2 अकाउंट है जो टेम्परेरी हो गए, रेवेन्यू या गेन और एक्सपेंडिचर या लॉस, टेम्परेरी हो गए, क्योंकि एक साल में जो भी हुआ, जो भी आपका अकाउंटिंग पीरियड है, उसमें आप उसको किसी और एंट्री में दिखा के ट्रांसफर करके उस अकाउंट को बंद कर दोगे, उसको इन तीनों में से डिवाइड करके बंद कर दोगे इन दोनों अकाउंट को, और लास्ट आपके पास रह जाएगा असेट, लायबिलिटी और कैपिटल। अब आप डिसाइड करोगे आपकी असेट अगर बढ़ गई है, आपकी कैपिटल बढ़ गई है, इसका मतलब आपको प्रॉफिट हुआ है, अगर कम हो गई तो आपको लॉस हुआ है, ठीक है। अगर आपको प्रॉफिट होगा तो वो आपकी असेट को बढ़ाएगा, अगर आपको लॉस होगा तो आपकी कैपिटल को कम कर देगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कैसे कैसे जो है इसकी एंट्री की जाती है। अकाउंटिंग इक्वेशन हर एंट्री में आपको ध्यान रखनी है। बैलेंस शीट हर साल जो आपको बनानी है उसमें एक साइड होगी असेट, एक साइड लायबिलिटी और कैपिटल, ठीक है। ये बराबर होनी चाहिए। कैसे बराबर होंगी मैंने आपको बता दिया, प्रॉफिट होगा तो बढ़ जाएगी कैपिटल, और अगर लॉस होगा तो कैपिटल में से जाता है, ठीक है। अब इनमें एंट्री करने के लिए जो बुक्स होती हैं वो जर्नल होती है हमारी सबसे पहली बुक, ठीक है। तो जर्नल आपकी पहली बुक है, इसीलिए इसको बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहा जाता है, क्योंकि जो भी ट्रांजैक्शन होगा सबसे पहले आप जर्नल में लिखोगे, ठीक है। जैसे आपने किसी भी मेहता कंपनी को सामान बेचा, ठीक है, और उससे पैसे आए, तो ये हो गई सिंपल एंट्री। एंट्री भी 2 तरह की होती है, एक सिंपल एंट्री और एक कंपाउंड एंट्री। अगर किसी भी एंट्री से 2 ही अकाउंट छेड़े जाते हैं तो उसको हम कहते हैं सिंपल एंट्री, और अगर 2 से ज्यादा अकाउंट को उसका इफेक्ट पड़ता है तो उसको हम कंपाउंड एंट्री कहते हैं।
जैसे आपने सामान बेचा और उसने आपको कैश पेमेंट कर दिया या फिर पूरा क्रेडिट है, तो एक तो सामान की आप उसको एंट्री करोगे और एक आप पैसे की करोगे। अगर कैश है तो कैश, क्रेडिट है तो क्रेडिट, तो दो ही अकाउंट इफेक्ट हुए। अगर वो 25,000 में से 5,000 तो आपको कैश दे देता है और बाकी 20,000 वो क्रेडिट रखता है, तो 5,000 कैश अकाउंट में होगी एंट्री और 20,000 जो है क्रेडिट में होगी, तो दो अकाउंट आपके इफेक्ट होंगे। तो टोटल 3 अकाउंट इफेक्ट हुए, एक सामान का, एक कैश का, एक क्रेडिट का। तो आपको ये एंट्री कंपाउंड एंट्री हो जाएगी। ठीक है, तो जर्नल में जो एंट्री होती है उसमें हम डेबिट और क्रेडिट किस तरीके से करते हैं। एक कॉलम रहेगा कि भाई मेहता सन से हमने दिया, और फिर कौन सा अकाउंट जो है कितने से क्रेडिट होना है वो लिखा रहेगा, और कौन सा अकाउंट कितने से डेबिट होना है वो लिखा रहेगा। ये अमाउंट सेम रहेगा, ठीक है, इनका टोटल सेम रहेगा, क्योंकि डेबिट एक ही एंट्री दोनों को सेम रूप में इफेक्ट करती है। ठीक है, इसको हम डेबिट और क्रेडिट किस तरह से करेंगे वहां पे, कि जो मैंने आपको 5 अकाउंट्स बांटे उसमें से हम असेट्स और एक्सपेंसेस या लॉसेस इनको एक साथ रखेंगे। ठीक है, और बाकी को एक साथ। तो असेट्स हो या एक्सपेंसेस या लॉसेस हो, इनमें अगर इंक्रीज होता है या आपकी असेट बढ़ रही है या आपका एक्सपेंसेस या लॉसेस खर्चा बढ़ रहा है या नुकसान हो रहा है, तो आप करोगे डेबिट। ठीक है, इनमें इंक्रीज जो है असेट्स में या एक्सपेंसेस लॉसेस में वो डेबिट होगा, इनमें जो डिक्रीज है वो क्रेडिट होगा। ठीक है, और कैपिटल और लायबिलिटी और रेवेन्यूज, इनके केस में आपको क्या करना है कि अगर इनमें इंक्रीज होगा, ठीक है, तो क्रेडिट होगा, अगर इनमें डिक्रीज होगा तो डेबिट होगा। ठीक है, अगर इनमें इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा, इनमें डिक्रीज होगा तो डेबिट होगा। अभी के लिए आपको इतना ध्यान रखना है, फिर आगे हम गोल्डन रूल्स में पढ़ेंगे और कैसे कैसे क्या क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ तक ये बात है कि इस तरह से जर्नल में एंट्री हो जाएगी। इसके बाद ये फाइनल एंट्री नहीं है, क्योंकि जर्नल से आप पूरा नहीं निकाल सकते कि किसके पास मेरा कितना उधार चल रहा है, किसके पास मेरा कितना बकाया चल रहा है। ठीक है, कितना मुझे किसको देना है और किससे मुझे मिलने वाला है, इससे आपको जर्नल में नहीं पता पड़ेगा कि सीधे सीधे ट्रांजेक्शन आ रहे हो और आप उनकी एंट्री कर रहे हो। फिर जर्नल के बाद जो है लेजर में एंट्री की जाती है, और लेजर में पर्टिकुलर पेजेस पे, ठीक है, अलग अलग पेजेस बना लिए जाते हैं, बाहर उसकी इंडेक्स बना दी जाती है कि मेहता का इस नंबर पे है, इसका इस नंबर पे है, इसका इस नंबर, सबका अलग अलग रहता है। तो वहां से आप आपकी असेट्स और लायबिलिटी निकाल सकते हो, वहीं से लास्ट में आपकी बैलेंस शीट बनती है। ठीक है, इसीलिए जो लेजर है उसको हम प्रिंसिपल बुक ऑफ एंट्री, इसीलिए लेजर को कहा जाता है। अब स्पेशल केसेस में बहुत सारी और जो बुक्स हैं, स्पेशल बुक्स, वो भी इनके अंतर्गत आती है, उनको हम देखते हैं। सबसे पहली है इनमें कैश बुक, यानी अगर आपका जो मोस्टली काम है वो कैश में है, ठीक है, तो आप कैश बुक एक बना सकते हैं जिसमें कैश का ही सिर्फ होगा। अगर आपका कैश में कुछ जा रहा है तो वो, कैश में कुछ आ रहा है तो वो, ठीक है, वो कैश बुक हो जाएगी। और अगर कैश बुक आपने बनाई हुई है अलग से, तो आपको बैंक अकाउंट को और कैश अकाउंट को अलग रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये रोज सुबह जो है बैंक अकाउंट में आपका पैसा और अवेलेबल कैश के साथ खुलेगी, और फिर बैंक अकाउंट में आपका पैसा और अवेलेबल कैश के साथ बंद हो जाएगी। ठीक है, तो कैश बुक का ये फायदा है, इसीलिए इसको भी जहाँ पे ये यूज करते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहा जाता है, क्योंकि डायरेक्ट अगर कैश में कोई एंट्री हो रही है तो आप सीधे सीधे इसमें करोगे। लेकिन नुकसान ये कि सिर्फ कैश की ही एंट्रियां इसमें होंगी, अगर क्रेडिट में है तो फिर वो अलग रखना पड़ेगा, उसका अलग ध्यान आपको रखना पड़ेगा। लेकिन फायदा ये कि साथ में बैंक अकाउंट का आपको अलग से नहीं रखना है, वो भी इसके साथ ही होगा। ठीक है, इसके भी अलग अलग टाइप है, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम। ठीक है, वो उसके आधार पर अगर आप सिंगल कॉलम में इसमें एंट्री कर रहे हो, डबल कॉलम में कर रहे हो, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पेटी कैश बुक एक होती है। पेटी कैश बुक का क्या है कि अगर कोई छोटे खर्चे हैं, जैसे कोरियर, किसी ने बोला आपके ग्राहक ने, आपने कोरियर कर दिया, ठीक है, ऑटो फेयर, कुछ छोटे छोटे खर्चे आप पेटी कैश बुक में एक साथ लिख लेते हो। ठीक है, जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि आप छोटे छोटे खर्चे आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, जो हमारा मेटेरियलिटी का कंसेप्ट था। ठीक है, सारता की संकल्पना थी, उस वही बात है कि आपके जो छोटे छोटे खर्चे हैं कैश में अगर हो रहे हैं, तो आप उसको पेटी कैश बुक में लिख सकते हो। ठीक है, दूसरी जो बुक है वो है परचेज जर्नल बुक। परचेज जर्नल बुक में क्या है कि जो भी आपकी ऑल क्रेडिट परचेज हैं, ठीक है, वो इसमें लिखी जाएंगी, यानी सारी परचेज जो क्रेडिट की हो, जो उधारी पे हमने सामान खरीदा है, वो सब इसमें लिखा जाएगा। लेकिन ये होना चाहिए गुड्स का, यानी आपके माल का, आपके जो धंधा है उससे संबंधित माल का ही क्रेडिट परचेज इसमें लिखा जाएगा। अगर माल का नहीं है, ठीक है, और चीजों का, जैसे स्टेशनरी, फर्नीचर और चीजों का है, तो फिर वो आप इसमें लिखोगे जर्नल प्रॉपर में, जो लास्ट में बुक आएगी उसमें हम लिखेंगे। ठीक है, तो सारी जो क्रेडिट परचेज है गुड्स की, वो आप लिखोगे परचेज जर्नल बुक में। ठीक है,
परचेज रिटर्न जर्नल बुक क्या है? परचेज रिटर्न यानी आपने कोई माल खरीदा, उसमें डेफिशिएंसी है, वो क्वालिटी का नहीं है, तो आप उसको वापस भेज दोगे, ठीक है, वो है परचेज रिटर्न। लेकिन वो सामान आप वापस भेजोगे, उसके साथ आप एक डेबिट नोट भी भेजोगे, ठीक है। डेबिट नोट में क्या लिखा रहेगा कि इस कंपनी से अब ये मेरा माल खराब आया तो मुझे चाहिए, ठीक है, नाम रहेगा, डेट रहेगी, ये सब रहेगा। तो डेबिट नोट किस केस में दिया जाता है? अदर देन सेल ऑन क्रेडिट। सेल ऑन क्रेडिट से संबंध नहीं है इसका, इसका संबंध किससे है? परचेज रिटर्न से। आपने परचेज किया था और आप उसको वापस भेज रहे हो, तो ये दो केस में दिया जाता है। एक तो जब ये हो ही गया कि आपने परचेज किया, आप उसको वापस दे रहे हो। दूसरा, अगर आपको किसी ग्राहक से एडिशनल सम रिकवर करना है, यानी ज्यादा खर्चा आ गया, आपने जितना उससे लिया है एडिशनल आपको चाहिए, उस केस में भी डेबिट नोट जारी किया जाता है। तो डेबिट नोट क्या होता है इसको समझे, ठीक है, कि आप जब परचेज रिटर्न कर रहे हो तो उसके साथ आप एक डेबिट नोट भी भेजोगे कि भाई अब इसको आप डेबिट कीजिए और मुझे वापस कीजिए, ठीक है। दूसरा है इसके बाद में जो बुक अगली है वो है सेल्स जर्नल बुक। तो जैसे परचेज जर्नल में हमने परचेज क्रेडिट किया, वैसे सेल्स जर्नल में हम सेल्स क्रेडिट जो भी हमारी गुड्स हैं उसका हमने जो भी क्रेडिट पे सेल किया है उसको हम लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद है सेल्स रिटर्न। तो जैसे परचेज रिटर्न था वैसे सेल्स रिटर्न है, आपने माल बेचा है और वापस आपको दे रहा है, कुछ खराबी आ गई है तो उसको आप सेल्स रिटर्न में एंट्री करोगे, इसके साथ वो क्रेडिट नोट देगा, ठीक है। आपने डेबिट नोट दिया था जब आपने खरीदा था, सेलर आपको क्रेडिट नोट देगा, ठीक है। क्रेडिट नोट में वही सारी चीजें होंगी जैसा डेबिट नोट के लिए हमने कहा था, ठीक है, वो क्रेडिट का इंटीमेशन है और इस केस में दिया जाएगा। तो ये डिफरेंस है इन दोनों का कि जो डेबिट नोट है वो बायर देता है और जो क्रेडिट नोट है वो सेलर देता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है तो आप ध्यान रखें, डेबिट नोट बायर देगा क्योंकि आपने सामान खरीदा था, फिर आप उसको परचेज को वापस लौटा रहे हो, ठीक है। परचेज रिटर्न के केस में डेबिट नोट तो बायर प्रिपेयर करेगा और जो क्रेडिट नोट है वो सेलर प्रिपेयर करेगा क्योंकि जो सेल्स आपने की थी वो वापस भेज रहा है सेलर, ठीक है। तो ये बुक्स हैं। इसके बाद में जो हमारी स्पेशल बुक है लास्ट वो है जर्नल प्रॉपर। जैसा कि मैंने आपसे बताया कि अगर आपने गुड्स क्रेडिट पे खरीदा है तो आपका परचेज जर्नल में आएगा, लेकिन अगर आपने नहीं खरीदा है, ठीक है, गुड्स नहीं है कुछ और है, तो वो जर्नल प्रॉपर में आएगा। दूसरा, इन जितनी भी बुक्स हैं इनके अलावा जो भी बची हुई एंट्रीज हैं वो सब इसमें आएंगी, ठीक है। जैसे कौन कौन सी इसमें एंट्री आएंगी? ओपनिंग एंट्रीज, ठीक है, आपने किस एंट्री पे कोई और बुक्स आप ओपन कर रहे हो, कोई बुक भर गई है, ठीक है, या फिर कोई और आप स्पेशल ओपन कर रहे हो, वो ओपनिंग एंट्रीज में आएगी, ठीक है। एडजस्टमेंट एंट्रीज, रेक्टिफिकेशन एंट्रीज, ठीक है। एडजस्टमेंट एंट्रीज का मतलब क्या है कि एक्रूअल बेसिस पे, उपार्जन के आधार पे आप जो है रियलाइज कर रहे हो रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट से, मैचिंग कंसेप्ट से, वो आप इसमें लिखोगे। रेक्टिफिकेशन, कोई गलती हो गई है आपकी जर्नल में और उससे आप लेजर में उसको एंट्री करते समय ये रेक्टिफिकेशन कर रहे हो, वो आप उसमें लिखोगे, ठीक है। ट्रांसफर एंट्री, जब आप लास्ट में मैंने बोला कि जो टेम्परेरी अकाउंट है, रेवेन्यू लॉसेस या फिर एक्सपेंडिचर गेन, इनको आप जब आप बंद कर रहे हो तो आप एंट्री ट्रांसफर कर दोगे कि एसेट में गई, ये कैपिटल में गई, लायबिलिटी में गई, वो ट्रांसफर एंट्रीज आप इसमें करोगे। तो एक तरह से आपकी संकट मोचन बुक हो गई आपकी फाइनल, जिसमें मतलब जो इन सब में नहीं आएगा वो उसमें आएगा। आपको जो भी बचा हुआ पार्ट है आप उसमें लिख सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में आती है लेजर, क्योंकि लेजर से ही सब कुछ बनता है। लेजर में एक एक अलग से रहेगा, असेट्स लायबिलिटीज आप उससे कैलकुलेट कर सकते हो। लास्ट में आपको अगर ये देखना है कि किस बंदे पे मेरा अभी वो मुझसे कितने मांग सकता है या मैं किसी से कितने मांग सकता हूँ, तो वो आपको लेजर से जानकारी मिलेगी, यानी इन्फॉर्मेशन लेजर से मिलेगी, ट्रांजेक्शन आपको जर्नल से मिलेंगे और बाकी जो बुक्स हैं इनमें आप स्पेशल केसेस में एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। इसके आगे फिर टाइप्स ऑफ अकाउंट्स और वो सारी चीजें जो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक पढ़ाई करते रहिए और टेंशन फ्री रहिए। बहुत ध्यान रखिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।